मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक शानदार अध्याय 3 शताब्दियों तक फैला हुआ था, जिसने उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। काबुल की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर बंगाल के उपजाऊ मैदानों तक मुगलों ने अपने तुर्को मंगोल वंश के साथ शक्ति, भव्यता और कलात्मक प्रतिभा का ताना बाना बुना। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, विजय और विविध संस्कृतियों के मेल की कहानी है। मुगल साम्राज्य की जड़ें मध्य एशिया में खोजी जा सकती हैं, जहां बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, सत्ता की तलाश में निकला था। महत्वाकांक्षा और अपने पूर्वजों के गौरव को फिर से बनाने के सपने से प्रेरित होकर बाबर ने भारत पर अपनी नजरें जमाई, जो अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध भूमि थी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की सेना लोदी वंश से भिड़ गई, जिसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। पानीपत में मुगल विजय ने न केवल लोदी साम्राज्य को चकनाचूर कर दिया, बल्कि भारत में एक नए युग की नींव भी रखी। बाबर की जीत ने मुगलों के आगमन की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली और स्थायी साम्राज्यों में से एक की स्थापना करेंगे। मुगल काल में कला, वास्तुकला, साहित्य और प्रशासन का उत्कर्ष देखा गया, जो एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ गया जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित और मोहित करता है। जैसे ही हम मुगल इतिहास में उतरते हैं, हम समय के माध्यम से एक यात्रा पर निकलते हैं, उन सम्राटों के जीवन और विरासत की खोज करते हैं जिन्होंने इस उल्लेखनीय साम्राज्य को आकार दिया। बाबर की अग्रणी भावना से लेकर औरंगजेब के विशाल प्रभुत्व तक, प्रत्येक शासक ने मुगल कथा पर एक छाप छोड़ी, जो साम्राज्य के उदय, चरम और अंतिम पतन में योगदान देता है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक, उल्लेखनीय लचीलापन, महत्वाकांक्षा और सांस्कृतिक परिशोधन के व्यक्ति थे। वर्तमान उज्बेकिस्तान के अंदिजान शहर में जन्मे बाबर को अपने पूर्वजों तैमूर और चंगेज खान से विजय और साम्राज्य निर्माण की विरासत मिली थी। हालांकि उनका प्रारंभिक जीवन अस्थिरता और चुनौतियों से भरा था, क्योंकि उन्होंने मध्य एशिया में अपने पैतृक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष किया था। असफलताओं से निराश न होकर बाबर ने भारत पर अपनी नजरें जमाई, एक ऐसी भूमि जिसने लंबे समय से विजेताओं की कल्पना को मोहित किया था। 1526 में एक अपेक्षाकृत छोटी लेकिन अनुशासित सेना का नेतृत्व करते हुए बाबर ने भारत में चढ़ाई की और पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना का सामना किया। बारूद के हथियारों के उपयोग के साथ साथ बाबर की बेहतर सैन्य रणनीति निर्णायक साबित हुई, जिससे मुगलों को शानदार जीत मिली। पानीपत की लड़ाई ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। दिल्ली में मुगल शासन की स्थापना की और एक नए शाही राजवंश की नींव रखी। बाबर की जीत महज एक सैन्य जीत नहीं थी, यह उनके नेतृत्व, रणनीतिक प्रतिभा और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण था। उसने जल्दी से दिल्ली और आगरा पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो उसके उत्तराधिकारियों के अधीन काफी विस्तार करेगा। अपने अपेक्षाकृत कम शासनकाल के बावजूद बाबर ने मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनके संस्मरण, बाबरनामा, उनके व्यक्तित्व, सैन्य अभियानों और एक नई भूमि में साम्राज्य स्थापित करने की चुनौतियों के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। बाबर के संस्मरण संस्कृति के व्यक्ति, प्रकृति के गहरे पर्यवेक्षक और एक ऐसे शासक का पता चलता है जिसने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जिसने आने वाली सदियों तक भारत की नियति को आकार दिया। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, बाबर का पुत्र और उत्तराधिकारी, चुनौतियों से भरे एक नवजात साम्राज्य को विरासत में मिला। अपने पिता के विपरीत हुमायूं को आंतरिक विद्रोहों और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा, जिसने उनके संकल्प और नेतृत्व का परीक्षण किया। उनका शासनकाल असफलताओं और विजयों दोनों से चिह्नित था, जो मुगल साम्राज्य के प्रारंभिक वर्षों में सत्ता की अनिश्चित प्रकृति को उजागर करता है। हुमायूं की सबसे बड़ी चुनौती शेर शाह सूरी से मिली, जो एक शक्तिशाली अफगान सरदार था जो मुगल डोमेन के पूर्वी क्षेत्रों में प्रमुखता से उभरा था। 1540 में कन्नौज की लड़ाई, बिलग्राम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को करारी हार दी, जिससे उसे निर्वासन में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगले 15 वर्षों तक हुमायूं एक भगोड़े के रूप में भटकता रहा, विभिन्न दरबारों में शरण मांगता रहा और कठिनाइयों का सामना करता रहा, जिसने उसकी भावना का परीक्षण किया। हालांकि हुमायूं का निर्वासन व्यर्थ नहीं गया। सिंहासन से दूर अपने समय के दौरान उन्होंने बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया।
नए गठबंधन बनाए और भारत में अपनी विजयी वापसी की योजना बनाई। 1555 में फारस के सफाविद शाह के समर्थन से हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया, मुगल शासन को बहाल किया और साम्राज्य के भविष्य के विस्तार के लिए जमीनी कार्य किया। हुमायूं का शासनकाल हालांकि अशांति से चिह्नित था, मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण था। प्रतिकूल परिस्थितियों में उनका दृढ़ रहना और अंततः सिंहासन पर उनकी बहाली ने उनके पुत्र अकबर के लिए एक अधिक स्थिर और समृद्ध क्षेत्र प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। हुमायूं की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि साम्राज्य निर्माण का मार्ग अक्सर चुनौतियों से भरा होता है, जिसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर करने के लिए लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें अकबर महान के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे उल्लेखनीय शासकों में से एक हैं। 13 साल की छोटी उम्र में ही सिंहासन पर बैठे अकबर को हुमायूं के अशांत शासनकाल के बाद के झंझावतों से जूझ रहे साम्राज्य को विरासत में मिला। अपने लगभग 5 दशक के शासनकाल के दौरान अकबर ने मुगल साम्राज्य को एक विशाल, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जीवंत क्षेत्र में बदल दिया। अकबर का शासनकाल सैन्य विजयों, प्रशासनिक सुधारों और धार्मिक सहिष्णुता की भावना की विशेषता थी, जिसने उन्हें अकबर महान की उपाधि दिलाई। उसने गुजरात, मालवा, बंगाल और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में राज्यों को अपने अधीन करके सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला के माध्यम से मुगल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। अकबर की सैन्य शक्ति का मुकाबला उनके प्रशासनिक कौशल से था। उन्होंने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली लागू की, एक नई भूमि राजस्व प्रणाली, दहसाला प्रणाली की शुरुआत की और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, जिससे एक समृद्ध साम्राज्य की नींव पड़ी। अकबर की सबसे स्थायी विरासतों में से एक उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, जिसे सुलह-ए-कुल, सार्वभौमिक शांति के रूप में जाना जाता है। अपने समय के कई शासकों के विपरीत अकबर ने एक विविध साम्राज्य में धार्मिक सद्भाव के महत्व को पहचाना। उन्होंने जजिया, गैर मुसलमानों पर एक कर को समाप्त कर दिया, अंतरधार्मिक संवाद को प्रोत्साहित किया और विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया। अकबर का दरबार संस्कृतियों और विचारों का संगम बन गया, जिससे एक जीवंत बौद्धिक और कलात्मक परिवेश को बढ़ावा मिला। मुगल सम्राट का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग का प्रतीक था, जो शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष की विशेषता थी। उनकी विरासत, सहिष्णुता, समावेशिता और प्रबुद्ध शासन के अपने संदेश के साथ आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। खंड 5 जहांगीर एस्थेट सम्राट नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिन्हें उनके शाही खिताब जहांगीर से बेहतर जाना जाता है, जिसका अर्थ है विश्व विजेता, ने 1605 में अपने पिता अकबर के बाद मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया। अपने पिता के विपरीत, जो अपने सैन्य कौशल और प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध थे, जहांगीर को कला, संस्कृति और जीवन में बेहतर चीजों के प्रति उनके प्रेम के लिए याद किया जाता है। उनका शासनकाल हालांकि राजनीतिक साजिशों और उनके अधिकार के लिए चुनौतियों से चिह्नित था, मुगल कला, वास्तुकला और साहित्य के उत्कर्ष का गवाह था। कला के प्रति जहांगीर का जुनून उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के संरक्षण में स्पष्ट था, जिन्होंने लघु चित्रकला में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जहांगीर के शासनकाल में मुगल लघु चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई, जिसमें उत्तम विवरण, जीवंत रंग और फारसी और भारतीय कलात्मक परंपराओं का मिश्रण था। प्रकृति के प्रति सम्राट के प्रेम उनके शासनकाल में बनाई गई वनस्पतियों और जीवों के कई चित्रों में परिलक्षित होता है। जहांगीर के स्थापत्य योगदान हालांकि उनके पिता या पुत्र की तुलना में कम व्यापक हैं, फिर भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आगरा किले के भीतर जहांगीरी महल के निर्माण का औफ्तराक दिया, जो मुगल और राजपूत स्थापत्य शैली का एक उल्लेखनीय मिश्रण है। लाहौर, पाकिस्तान में जहांगीर का मकबरा उनके परिष्कृत स्वाद का एक और प्रमाण है, जिसमें जटिल संगमरमर की जड़ाई का काम और एक शांत उद्यान सेटिंग है। जहांगीर का शासनकाल हालांकि अक्सर उनके पिता और पुत्र के शासनकाल से ढका रहता है, मुगल इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। कला और संस्कृति के प्रति उनके प्रेम ने कलात्मक प्रतिभा की अवधि को बढ़ावा दिया। उत्कृष्ट चित्रों, स्थापत्य रत्नों और एक परिष्कृत सौंदर्य संवेदनशीलता के साथ मुगल विरासत को समृद्ध किया। जहांगीर का शासनकाल एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि मुगल साम्राज्य केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और कलात्मक नवाचार का
एक क्रूसिबल भी था। खंड 6 शाहजहां वैभव के संरक्षक शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जिन्हें उनके शाही खिताब शाहजहां से बेहतर जाना जाता है, जिसका अर्थ है दुनिया का राजा। जहांगीर की मृत्यु के बाद राजनीतिक साजिश और संघर्ष की अवधि के बाद 1628 में मुगल सिंहासन पर चढ़ा। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य भव्यता, भव्य दरबारी जीवन और भारत में कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों के निर्माण का पर्याय है, विशेष रूप से ताजमहल। वास्तुकला के प्रति शाहजहां का जुनून उनके शासनकाल में बनवाए गए कई मस्जिदों, महलों, उद्यानों और मकबरों में स्पष्ट था। उन्होंने एक महत्वाकांक्षी निर्माण कार्यक्रम शुरू किया, जिसने मुगल राजधानी आगरा को अद्वितीय वैभव के शहर में बदल दिया। शाहजहां के स्थापत्य चमत्कार आगरा तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने दिल्ली, लाहौर और मुगल साम्राज्य के अन्य शहरों में भी महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाएं शुरू की। शाहजहां के शासनकाल का सबसे स्थायी प्रतीक निस्संदेह ताजमहल है, जो उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बना एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। ताजमहल अपनी संपूर्ण समरूपता, जटिल संगमरमर की जड़ाई के काम और शांत उद्यान सेटिंग के साथ मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है और शाहजहां के अपनी रानी के प्रति प्रेम का प्रमाण है। ताजमहल के अलावा शाहजहां की स्थापत्य विरासत में दिल्ली में लाल किला, इसकी भव्य लाल बलुआ पत्थर की दीवारें, भव्य महल और दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास शामिल हैं, जो हॉल हैं। सार्वजनिक और निजी दर्शक। उन्होंने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण भी पूरा किया, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जो अपने राजसी प्रांगण और विशाल मीनारों के लिए जानी जाती है। शाहजहां के शासनकाल ने मुगल स्थापत्य उपलब्धि के चरम को चिह्नित किया। कुशल कारीगरों, वास्तुकारों और शिल्पकारों के उनके संरक्षण के परिणाम स्वरूप स्थापत्य कृतियों का निर्माण हुआ, जो सदियों बाद भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। शाहजहां की विरासत हमें मुगल साम्राज्य की कलात्मक प्रतिभा और समय और संस्कृति को पार करने वाली संरचनाओं को बनाने की उसकी क्षमता की याद दिलाती है। खंड 7 औरंगजेब, विस्तार और संघर्ष का शासनकाल। छठे मुगल बादशाह मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब 1658 में अपने भाइयों के खिलाफ उत्तराधिकार के कटु युद्ध के बाद गद्दी पर बैठे। मुगल बादशाहों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले औरंगजेब का शासनकाल क्षेत्रीय विस्तार, प्रशासनिक सुधारों और इस्लाम की अधिक रूढ़िवादी व्याख्या की वापसी से चिह्नित था, जिसके कारण धार्मिक तनाव और संघर्ष हुए, जिसने अंततः मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। औरंगजेब एक कुशल सैन्य कमांडर और रणनीतिकार थे, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार किया। उसने दक्कन की सल्तनतों, बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की। दक्षिणी भारत के बड़े हिस्से में मुगल शासन का विस्तार किया। हालांकि ये अभियान संसाधनों और जनशक्ति दोनों के मामले में महंगे साबित हुए, जिससे मुगल खजाना खाली हो गया और साम्राज्य की प्रशासनिक क्षमता बढ़ गई। औरंगजेब के शासनकाल में इस्लाम की अधिक रूढ़िवादी व्याख्या की ओर मुगल नीति में बदलाव देखा गया। उन्होंने गैर मुसलमानों पर जजिया कर को फिर से शुरू किया, दरबारी अपव्यय पर रोक लगाई और इस्लामी कानून और प्रथाओं पर जोर दिया। जबकि इन उपायों ने आबादी के कुछ वर्गों को प्रसन्न किया होगा, उन्होंने दूसरों को, विशेष रूप से हिंदुओं को अलग थलग कर दिया, जिन्होंने अकबर और उनके उत्तराधिकारियों के तहत धार्मिक सहिष्णुता का आनंद लिया था। औरंगजेब की नीतियों के कारण धार्मिक तनाव और विद्रोह हुए, खासकर दक्कन में, जहां शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। मराठा युद्ध मुगल संसाधनों पर एक बड़ा भार साबित हुआ और दक्कन पर साम्राज्य की पकड़ कमजोर हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय तक मुगल साम्राज्य हालांकि अभी भी विशाल था, तनाव और आंतरिक विभाजन के लक्षण दिखा रहा था। मुगल इतिहास में औरंगजेब का शासनकाल एक जटिल और अक्सर बहस का विषय है, जबकि वह एक सक्षम प्रशासक और एक कुशल सैन्य कमांडर थे, जिन्होंने साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार किया। उनकी नीतियों ने धार्मिक कलह और आंतरिक संघर्षों के बीज भी बोए, जो उनकी मृत्यु के बाद के दशकों में मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान करते थे। खंड 8 बाद के मुगल पतन का दौर।
मुगल साम्राज्य जो औरंगजेब के अधीन अपने चरम पर पहुंच गया था, 1707 में उसकी मृत्यु के बाद के दशकों में धीरे धीरे पतन की अवधि में प्रवेश कर गया। बाद के मुगलों के शासनकाल कमजोर शासकों, दरबारी साजिशों, क्षेत्रीय विद्रोहों और यूरोपीय शक्तियों के बढ़ते प्रभाव की विशेषता थी। इन सभी ने साम्राज्य के विखंडन और अंतिम पतन में योगदान दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, जिससे मुगल राज्य और कमजोर हो गया। बाद के मुगल बादशाहों में अपने पूर्ववर्तियों की प्रशासनिक कुशाग्रता, सैन्य कौशल और करिश्मे की कमी थी, जिसने क्षेत्रीय शक्तियों को अपनी स्वतंत्रता का दावा करने और मुगल सत्ता को चुनौती देने की अनुमति दी। दक्कन में मराठों का उदय, पंजाब में सिखों का उदय और बंगाल और अवध में स्वतंत्र राज्यों का उदय मुगल सत्ता के लिए और भी हानिकारक था। यूरोपीय शक्तियों, विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से मुगल साम्राज्य का पतन और तेज हो गया। प्रारंभ में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उपस्थिति मुख्य रूप से व्यापार पर केंद्रित थी। हालांकि जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने राजनीतिक और सैन्य प्रभाव का विस्तार किया, आंतरिक विभाजनों का फायदा उठाया और मुगल शासन को चुनौती देने के लिए उत्सुक क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठबंधन बनाया। 1757 में प्लासी की लड़ाई, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब को हराया, ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। ब्रिटिश जीत ने बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, जो एक धनी प्रांत था जो मुगल साम्राज्य के आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। प्लासी में ब्रिटिश जीत ने अगली शताब्दी में मुगल साम्राज्य के क्रमिक अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त किया। बाद के मुगल बादशाह महज नाम मात्र के शासक बन गए। उनका अधिकार दिल्ली में उनके महलों की चारदीवारी तक ही सीमित था। मुगल साम्राज्य, जो कभी शक्ति और भव्यता का प्रतीक था, अपनी पूर्व छाया तक सिमट कर रह गया था। इसकी विरासत क्षेत्रीय शक्तियों के उदय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभुत्व से ढकी हुई थी। खंड 9, मुगलों के अधीन सांस्कृतिक उत्कर्ष। राजनीतिक उथल पुथल और अंतिम पतन के बावजूद मुगल काल में कला, वास्तुकला, साहित्य और व्यंजनों का एक उल्लेखनीय उत्कर्ष देखा गया, जिसने भारतीय संस्कृति पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। मुगलों ने अपनी फारसी पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक संश्लेषण के प्रति अपनी रुचि के साथ भारतीय और मध्य एशियाई परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण तैयार किया, जो विभिन्न कला रूपों में अभिव्यक्ति पाता था। मुगल वास्तुकला, इसकी भव्यता, समरूपता और जटिल अलंकरण की विशेषता साम्राज्य की कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में है। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और मुगल काल के दौरान बनाए गए कई अन्य मस्जिदों, मकबरे और महल दुनिया भर के आगंतुकों को विस्मय और आश्चर्यचकित करते हैं। मुगल लघु चित्रकला, फारसी और भारतीय शैलियों का एक अनूठा मिश्रण अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे सम्राटों के संरक्षण में फला फूला। मुगल लघु चित्र उनके उत्तम विवरण, जीवंत रंगों और दरबारी जीवन के यथार्थवादी चित्रण के लिए जाने जाते हैं। मुगल दरबार की समृद्धि और सांस्कृतिक परिष्कार की एक झलक प्रदान करते हैं। मुगल काल में साहित्य का भी उत्कर्ष हुआ, जिसमें फारसी प्रशासन और उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में कार्यरत थी। बाबर, हुमायूं और जहांगीर जैसे मुगल बादशाह स्वयं कुशल लेखक थे, जिन्होंने अपने जीवन, व्यक्तित्व और अपने समय की घटनाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले संस्मरण और इतिहास को पीछे छोड़ दिया। मुगल व्यंजन, भारतीय और मध्य एशियाई पाक परंपराओं का एक मनोरम संलयन, आज भी स्वाद कलियों को गुदगुदी करता है। मुगल अपने भव्य दावतों और पाक नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। नए अवयवों, खाना पकाने की तकनीकों और व्यंजनों को पेश किया, जो भारतीय व्यंजनों का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। मुगल युग की सांस्कृतिक विरासत भव्य स्मारकों, उत्तम चित्रों और साहित्यिक कृतियों से परे है। उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध करते हुए भारतीय संगीत, नृत्य, फैशन और भाषा के विकास में मुगलों के प्रभाव को देखा जा सकता है। मुगल काल ने अपनी राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारतीय संस्कृति पर एक स्थायी छाप छोड़ी, जो साम्राज्य की कलात्मक प्रतिभा और सांस्कृतिक संश्लेषण को बढ़ावा देने की उसकी क्षमता का प्रमाण है। खंड 10, मुगल साम्राज्य का पतन। कभी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य, जिसने सदियों तक भारत के विशाल क्षेत्रों पर शासन किया था, 19वीं शताब्दी के मध्य में अपने अंतिम पतन से मिला।
18वीं शताब्दी में शुरू हुआ पतन, कमजोर नेतृत्व, आंतरिक विद्रोह, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभुत्व सहित विभिन्न कारकों की परिणति थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में व्यापार के लिए भारत आई थी, ने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाकर और मुगल सत्ता को चुनौती देने के लिए उत्सुक क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठबंधन बनाकर अपने राजनीतिक और सैन्य प्रभाव का विस्तार किया। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसने बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित किया और मुगल साम्राज्य पर उनके क्रमिक कब्जे का मार्ग प्रशस्त किया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक मुगल बादशाह को केवल एक नाम मात्र के व्यक्ति के रूप में बदल दिया गया था। उसका अधिकार दिल्ली में लाल किले तक ही सीमित था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित किया, गठबंधन, संधियों और सैन्य शक्ति की एक जटिल प्रणाली के माध्यम से उन्हें प्रशासित किया। मुगल साम्राज्य को अंतिम झटका 1857 में सिपाही विद्रोह के फैलने के साथ लगा, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति की नींव को हिला दिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता घोषित किया गया था, हालांकि उनकी भागीदारी काफी हद तक नाममात्र की थी। सिपाही विद्रोह, हालांकि अंततः अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया, मुगल साम्राज्य के अंत का प्रतीक था। बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपदस्थ कर दिया गया और रंगून, बर्मा को निर्वासित कर दिया गया, जिससे मुगल वंश का अंत हो गया, जिसने 3 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत पर शासन किया था। ब्रिटिश क्राउन ने 1858 में मुगल साम्राज्य को औपचारिक रूप से भंग कर दिया, भारत को एक उपनिवेश के रूप में अपने नियंत्रण में ले लिया। मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास में एक युग का अंत दर्शाता है। कभी शक्तिशाली साम्राज्य, जिसने भारत के सांस्कृतिक, स्थापत्य और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी थी, वह अब नहीं रहा। अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया था, औपनिवेशिक शासन के एक नए युग की शुरुआत की, जो लगभग 1 सदी तक चलेगा। खंड 11, मुगलों की विरासत। मुगल साम्राज्य ने अपने अंतिम पतन और पतन के बावजूद भारतीय उपमहाद्वीप पर एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसने अपने सांस्कृतिक, स्थापत्य, राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। मुगलों ने अपनी फारसी पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक संश्लेषण के प्रति अपनी रुचि के साथ एक अद्वितीय भारतीय इस्लामी सभ्यता का निर्माण किया, जिसने विभिन्न परंपराओं के तत्वों को मिश्रित किया। मुगल वास्तुकला, इसकी भव्यता, समरूपता और जटिल अलंकरण की विशेषता दुनिया भर के आगंतुकों को विस्मय और आश्चर्यचकित करती है। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और मुगल काल के दौरान बनाए गए कई अन्य मस्जिदों, मकबरे और महल साम्राज्य की कलात्मक प्रतिभा और स्थापत्य सरलता के प्रमाण के रूप में हैं। मुगल कला, विशेष रूप से लघु चित्रकला, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे सम्राटों के संरक्षण में फली फूली, जिन्होंने इस अनूठी कला के रूप की सुंदरता और विस्तार की सराहना की। मुगल लघु चित्र अपने जीवंत रंगों, दरबारी जीवन के यथार्थवादी चित्रण और फारसी और भारतीय शैलियों के मिश्रण के साथ मुगल दरबार की समृद्धि और सांस्कृतिक परिष्कार की एक झलक प्रदान करते हैं। मुगल काल में साहित्य का भी उत्कर्ष हुआ, जिसमें फारसी प्रशासन और उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में कार्यरत थी। बाबर, हुमायूं और जहांगीर जैसे मुगल बादशाह स्वयं कुशल लेखक थे, जिन्होंने अपने जीवन, व्यक्तित्व और अपने समय की घटनाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले संस्मरण और इतिहास को पीछे छोड़ दिया। मुगल व्यंजन, भारतीय और मध्य एशियाई पाक परंपराओं का एक मनोरम संलयन, आज भी स्वाद कलियों को गुदगुदी करता है। मुगल अपने भव्य दावतों और पाक नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। नए अवयवों, खाना पकाने की तकनीकों और व्यंजनों को पेश किया, जो भारतीय व्यंजनों का एक अभिन्न अंग बन गए हैं, इसकी विविधता और स्वाद को समृद्ध करते हैं। मुगल साम्राज्य की विरासत भव्य स्मारकों, उत्तम चित्रों और साहित्यिक कृतियों से परे है। उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध करते हुए भारतीय संगीत, नृत्य, फैशन और भाषा के विकास में मुगलों के प्रभाव को देखा जा सकता है। मुगल काल ने अपनी राजनीतिक उथल-पुथल और अंतिम पतन के बावजूद भारतीय संस्कृति पर एक स्थायी छाप छोड़ी, जो साम्राज्य की कलात्मक प्रतिभा और सांस्कृतिक संश्लेषण को बढ़ावा देने की उसकी क्षमता का प्रमाण है।